अगर हम ऑब्जर्व करते चले जाए ना, द चाइल्ड टेल्स अस व्हाट ही वांट्स एंड हाउ ही वांट्स। बच्चों के एफर्ट्स को जितना ज्यादा हम रिकॉग्नाइज करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, रादर देन द रिजल्ट्स ऑफ दोज एफर्ट्स। जब बच्चों की बात नहीं मानी जाती तो बच्चे या तो रोने लगते हैं या जिद करने लगेंगे, लेट जाएंगे। बच्चा तमाशा कर रहा है क्योंकि वो हमसे अपना एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाहता है। उनके तमाशे को हम रोक नहीं पा रहे, हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उन कई बार बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन से सीखना चाहते हैं कि भाई हाथ जलेगा तो मुझे समझ में आएगा कि इसको नहीं छूना है। किसी को 2 बच्चे चाहिए, किसी को एक ही बच्चा चाहिए, किसी को तो बच्चे चाहिए भी नहीं। सेकंड चाइल्ड लर्न्स क्विकली बिकॉज जहाँ घर खुशहाल नहीं है वहां के बच्चों की मनोदशा कैसी होती है। अनजाने में कई बार माँ बाप अपने बच्चों को अपना पंचिंग बैग बना लेते हैं। आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है ऐसे में बच्चों का? बच्चा कई बार हमारी इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन से भी अपने आप को महसूस करने लग जाता है इन कंपैरिजन टू थिंग्स। कोई भी होम 24/7/365 डेज हैप्पी होम नहीं होता है। बात तो ठीक है आपने, लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक हाई पॉइंट तो होगा। कैसे समझ में आएगा? एज अ पेरेंट अपने आप को डिफेंड मत कीजिए कि बच्चे ने कहा आप उसको ज्यादा प्यार करते हो और विथ मी, तो मम्मी पापा क्या जवाब देते हैं? नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, तुम्हें तो गलत लगता है, मम्मी पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं? सो मतलब हमने बच्चे के थॉट को, बच्चे की भावना को चैलेंज कर दिया, माना ही नहीं। बच्चों की दुनिया भी फोन के इर्द गिर्द सिमट गई है, क्योंकि जब वो माता पिता को फोन में एंगेज देखते हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने खुद के मोबाइल फोन की डिमांड्स करने लग गए हैं। वो माइंडफुल पेरेंटिंग, वो कॉन्शियस पेरेंटिंग, इतने बड़े बड़े बज़वर्ड्स हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज कॉन्शियस पेरेंटिंग? क्या हम हर पल ये एहसास कर पा रहे हैं कि व्हाट आर वी डूइंग एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग द चाइल्ड? नमस्कार, सारकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बचपन के बारे में। जी हाँ, बचपन वो कागज है जिस पर जिंदगी की पहली लिखावट होती है, और इस पहली लिखावट को लिखने वाले होते हैं उनके माता पिता। वो चाहे तो इसे खूबसूरत बना सकते हैं, टेढ़ा मेढ़ा या फिर उलझा हुआ बना सकते हैं, और कभी कभी तो ये लिखावट डरावनी भी हो सकती है। और बचपन की यही लिखावट भविष्य को आकार देती है, और इसीलिए सारकास्ट का आज का ये एपिसोड आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम पेरेंटिंग से जुड़े उन छोटी मोटी गलतियों, संघर्षों, चुनौतियों और अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हमें बच्चों की जिंदगी को, उनकी दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गीतांजलि कुमार, जो कि एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट हैं, पेरेंटिंग और लाइफ कोच एक्सपर्ट हैं और एक फैमिली थेरेपिस्ट हैं। गीतांजलि मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार रोशनी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब आप पेरेंटिंग कोच हैं, सेशंस लेती हैं अलग अलग, लेकिन क्या आपने भी अपनी पेरेंटिंग के शुरुआती दिनों में गलतियां की हैं? पेरेंटिंग मीन्स पेशेंस, तो शायद शुरुआत में मेरी भी पेशेंस जवाब दे गई। मुझे समझ ही नहीं आता था कुछ चीज़ों का, और जैसे सिखाया जा रहा था वैसे मैं सीख नहीं पा रही थी। मुझे आज भी याद है कि वो छोटा सा बच्चा जिसको मैं नहला रही हूँ, और नहलाते नहलाते उसका वो जॉनसन्स बेबी सोप जो है वो उससे खेलता है, और खेलते खेलते वो उसको पटक देता है, और वो पटकता है तो वो पॉट में गिर जाता है। जब वो पॉट में गिर जाता है तो मैं उसको जोर से बोलती हूँ तो आई लिटरली रिमेम्बर कि वो एकदम से अपने आप को समेट लेता है अपने अंदर, एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि ये मैंने क्या किया। मैंने अपने वजूद के हिस्से को डरा दिया खुद से। मेरी आवाज उसके लिए डर का एक इमोशन ला रही है उसके अंदर। सो बड़ी शॉकिंग सी रेवलेशन थी, जो उस टाइम पे इतनी महसूस नहीं हुई, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स जब मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, या जब मैं पेरेंटिंग सेशंस के लिए जाती हूँ, या मैं किसी पेरेंट के साथ आमने सामने बात कर रही होती हूँ, तब मैं उस अपनी गलती को याद करती हूँ, और तब मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ योर एस्पिरेशंस, एक्सेप्ट जो आप अपने बच्चे के साथ उस लम्हा एक कनेक्ट बनाते हो।
वो कनेक्ट जितना सेफ और प्योर रहे, जितना सुखद रहे। और वो कनेक्ट बेहद जरूरी है। यहीं से हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से हम देखते हैं कि आजकल ज्यादातर कपल्स वर्किंग हैं, उनमें वर्क लाइफ बैलेंस का एक तगड़ा प्रेशर हमें देखने को मिलता है। इसी बीच फैमिली प्लानिंग का प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर होता है। तो ऐसे कपल्स भी तो आपके पास आते होंगे, क्या ऑब्जर्व करती हैं आप? डेफिनेटली अनगिनत पे अगर मैं 10 पेरेंट्स को मिल रही हूँ तो 10 के 10 में मुझे पेरेंटिंग रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, डिससैटिस्फैक्शन दिख रही है, डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो रही है। उसकी वजहें अलग अलग हैं। देखिए, कई जगहों पर रोशनी प्रेशर है फैमिली का कि आपको बच्चा पैदा करना है। कई जगह पर आपको अपनी बढ़ती हुई उम्र का टक 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 हो रहा है कि अब और लेट हो जाएंगे। कई जगह पर आपने अपने आप को ये कॉन्सोलेशन दिया, एग्स फ्रीज करा लेते हैं, लेकिन फिर आपने कहीं से सुना कि एग्स फ्रीज कराने के बाद भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप अनश्योर हैं। ऑप्शंस अगर आपके पास बहुत आ गए, लेकिन वो ऑप्शंस ज्यादा आने से कंफ्यूजन बढ़ गया। कहीं पर आपको लग रहा है कि आप जिस करियर की जिस फेज पे है वो सही समय नहीं है। कहीं पर आपको ये महसूस हो रहा है कि ये फैसला लेने में तो शायद वो मेरे साथ है, लेकिन फैसला निभाने में वो मेरे साथ नहीं होगा। तो आपको अपनी इनकैपेसिटीज का भी एहसास हो रहा है। आपके मन में बहुत सारी शंकाएं हैं जिनके समाधान उस समय नजर नहीं आ रहे। तो आप आपस में एक दूसरे के साथ उन चीजों में एग्री नहीं कर रहे, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, सेम पेज पे नहीं आ रहे, कंसेंसस नहीं बन रहे, एक दूसरे से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत ज्यादा ब्लेम्स गेम्स चल रही हैं, एक्यूजेशंस चल रहे हैं। यू फील चीट, दे आर फीलिंग चीटेड अगेंस्ट ईच अदर। तो बहुत ही कुल मिला के जो एक एक हैप्पी डिसीजन होना चाहिए, एक डिसीजन जो आगे आपकी जर्नी को में एक नया पड़ाव लाता है, जो आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी में नए रंग भरता है, वो सब चीजों से वो कुछ दूर हो जाते हैं। अच्छा, बच्चा पालने का तरीका सही है या गलत है, इस पर भी कई बार हमें घर में अलग विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। दादी नानियों का ऐसा मानना है कि माँ बाप की डांट से बच्चे संभल जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजकल हम जैसा देखते हैं, एक डिबेट चलती है कि बच्चे को डांटिए मत, ऊंची आवाज में मत बात कीजिए, अगर आपने किसी बच्चे पर हाथ उठा दिया तो बहुत बड़ी बात है। आप क्या देखती हैं? अलग अलग तरह की राय है इस पर, आपकी राय क्या है? कि कोई परफेक्ट एक तरीका तो है ही नहीं, कोई रूल बुक तो है ही नहीं। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी जॉइंट पेरेंटिंग का प्रोडक्ट हूँ। मैं भी अपनी नानी ने मुझे पाला है। नानी और माँ साथ रहते थे। मुझे माँ और नानी में अंतर ही नहीं महसूस हुआ, मुझे नानी में ही माँ दिखती रही। जब तक मेरी शादी नहीं हुई मैं अपनी नानी का हाथ पकड़ के सोती थी। तो नानी की तरबियत का मैं आज एक आकार हूँ। और जब मेरे जीवन में मेरा आकार आया तो वो भी एक जॉइंट फैमिली में पला बड़ा है, आज तक वो जॉइंट फैमिली में ही रहता है। यस, आज की जनरेशन अब अपने लिए एक इंडिपेंडेंस सीख करती है, कर रही है, करना चाहेगी। वो आगे कल क्या फैसले लेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ, अगर संयम से परिवार में रहने वाले जन चल रहे हैं, तो आप एक न्यूक्लियर फैमिली में हैं या जॉइंट फैमिली में हैं, दोनों में आप बच्चे को एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं। और डेफिनेटली जॉइंट फैमिली सिस्टम की सपोर्ट का फायदा तो बच्चों को और माता पिता को मिल सकता है, प्रोवाइडेड ऑल द फैमिली मेंबर्स आर एबल टू कोऑर्डिनेट, कोलैबोरेट कलेक्टिवली। आपने कहा संयम तरीके से, और यही संयम एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, जब माता पिता अपने बच्चे के साथ बाजार जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो बच्चे कई बार जिद करने लगते हैं। माता पिता कोई एक जिद मान लेते हैं। कई बार होता है कि बच्चे फिर कुछ और जिद करने लगते हैं, शायद वो भी कई बार माता पिता मान लें, पर ये जिद की भी एक सीमा होती है। और अक्सर देखा गया है कि जब बच्चों की बात नहीं मानी जाती तो बच्चे या तो रोने लगते हैं, या किसी टॉय शॉप का ही मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो उसके बाहर कोई टॉय खरीदने के लिए रोना शुरू कर देंगे, जिद करने लगेंगे, लेट जाएंगे। ऐसी स्थिति में कई बार माता पिता भी अपना संयम खो बैठते हैं। तो आपको क्या लगता है, कैसा बिहेवियर होना चाहिए ऐसी स्थिति में? रोशनी, बच्चे प्यार मांगते हैं ना, तो बच्चों को प्यार करना हमारा धर्म है, लेकिन जिद पूरा करना तो हमारा धर्म नहीं है ना। तो पहले एज अ पेरेंट मेरे जहन में ये क्लैरिटी होनी जरूरी है कि ये मैं उनकी जरूरत पूरी कर रही हूँ या उनकी जिद पूरी कर रही हूँ, उनकी ख्वाहिश है
या उनकी नीड है। सो एज पेरेंट्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स के लिए पहले है और ख्वाहिश के लिए कभी हाँ है और कभी ना है। और बच्चे जिद क्यों करते हैं? बच्चे अटेंशन चाहते हैं, बच्चों को आदत पड़ चुकी है अपनी बात मनवाने की, बच्चों को हमने ना को सुन के मानना नहीं सिखलाया। तो ये भी तो जीवन का बहुत वो कहते हैं ना अमूल्य लेसन है, उन्हें कब मिलेगा? सो बच्चे जब खिलौने की दुकान पर जिद कर रहे हैं तब वो हमें आजमा रहे हैं, हमारी ना की ताकत देख रहे हैं। और अगर हम ये समझ पाए और अपने मन को कड़ा करके उनके उस तमाशे से अफेक्ट ना हो, बच्चा तमाशा कर रहा है क्योंकि वो हमसे अपना एक डिजायर्ड रिस्पॉन्स चाहता है। उनके तमाशे को हम रोक नहीं पा रहे, हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उनके तमाशे पर हमारे रिस्पॉन्स पे तो हमारा कंट्रोल है ना। मुझे वहां पर एम्बैरेसमेंट नहीं महसूस करनी, मुझे शर्मिंदगी का एहसास नहीं होना। आप क्यों कर रही हैं जो कर रही हैं ये आपको पता है, वो आपकी कन्विक्शन में बड़ा क्लियर होना चाहिए। वो देख रहा है कि आप पिघल रही हैं या नहीं पिघल रही। वो देख पहले वो आपको पिघलाने के लिए अपने रोने का ऑडियोमीटर धीरे धीरे बढ़ाएगा, धीरे धीरे ऑडियोमीटर बढ़ेगा, रोने की आवाज तेज होगी, चेहरा नीला होगा, हाथ पैर चलाने शुरू होंगे। मतलब टैंट्रम की सेवेरिटी बढ़ रही है इन एंटिसिपेशन कि आप मान जाएंगी। और अगर आप उस टाइम पर दृढ़ निश्चय करके रहती हैं तो बच्चे को 15-20 मिनट आधे घंटे में ये समझ आ जाएगा कि ऑल दिस वाज फ्यूटाइल, इसका मुझे कोई हासिल नहीं होने वाला, आई नीड टू स्टॉप। लेकिन उस टाइम पर अगर हम बच्चों को समझाने लग जाए, देखो तुम फिर जिद करने लग गए ना, तुम प्रॉमिस करके आए थे ना, तुम बात नहीं मानते ना, तुम प्रॉमिस तोड़ देते हो ना, अगली बार मैं तुम्हें कभी लेके ही नहीं आऊंगी। हम इस तरह की जब बातें करते हैं ये सब वेस्ट जाती हैं, क्योंकि ये बच्चे को और दृढ़ करते हैं कि मुझे ऐसा ही करना है। क्योंकि बच्चा उस वक्त एक हाइपर फेज में, गुस्से में है, वो एक आवेश में है। आवेश में आप और मैं भी कोई चीज को समझना नहीं चाहेंगे तो ये तो रेत पे पानी भी डालने वाली बात है ना। हम अपनी एनर्जीज को वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बच्चा उनसे समझ नहीं पा रहा, बच्चा अपने ही बिहेवियर को बढ़ाए चले जा रहा है। सो व्हाट आर वी अर्निंग आउट ऑफ इट? नथिंग। तो हमें उस क्रिया को वहीं पे रोक देना चाहिए और पेशेंटली आप एक कोने में खड़े हो जाएं और देखिए कब तक चल रहा है तमाशा। बिल्कुल ब्लैंक फेस से बच्चा धीरे धीरे भाप जाएगा। लेकिन ये सब करने के लिए मन को कड़ा करना बड़ा जरूरी है और माता पिता दोनों में एक राय होनी बड़ी जरूरी है, जो नहीं होती। रोशनी, यहाँ पर एक बात और बहुत इंटरफेयर करती है, वो जैसा आपने शुरू में कहा कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग है। तो आज का जो पेरेंट है ना वो गिल्ट में पेरेंटिंग करता है, हम समय नहीं दे पाते, मैं तो सुनो ट्रैवल भी करती हूँ तो 2-2 दिन इसको देख ही नहीं पाती हूँ, तो फिर मेड्स हेल्पर्स है ना, दादी भी कभी आ पाती हैं। तो हम इस गिल्ट में कॉम्पनसेटरी पेरेंटिंग करना चाह रहे होते, हम अपनी प्रेजेंस को प्रेजेंट्स ला ला के पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये हमें नहीं करना होगा, क्योंकि कोई भी तोहफा, कोई भी खिलौना उसके जीवन में माता पिता की जगह तो ले नहीं सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। सो माता पिता अगर काम भी कर रहे हैं, दूर दराज भी जाते हैं, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपनी कनेक्टिविटी अपने बच्चे से बनाए रखें, गिल्ट के बिना पेरेंटिंग करें और आपकी नो को नो ही रहने दे, अटल अडिग नो, तो वो बच्चा समझेगा इस बात को। कई बार माता पिता हाथ भी उठा देते हैं, ऐसे में माता पिता की डांट का या उनकी मार का बच्चों की मानसिक स्थिति पर कैसा असर पड़ता है? ये पेरेंटिंग में ना 2 ही कीवर्ड्स हैं, लव और लॉजिक। सो अगर आपके प्यार में और डांट में एक रीजन है, एक फेयरनेस है, तो बच्चा उसको समझेगा। लेकिन 2, 2.5, 3 साल के बच्चों को माँ बाप अपना लॉजिक कैसे समझा सकते हैं? आपको लगता है वो समझेंगे? तो उतने बच्चे को हमें डांटने की जरूरत भी नहीं है, हमने हमारी आंख के एक्सप्रेशन से बच्चे को नो का मतलब समझ आ जाना चाहिए कि इस नो में गुंजाइश है या नो फाइनल है। यही तो ट्रेनिंग है भाई, बच्चे को भी तो आप ट्रेन करते हैं ना, टेम करते हैं। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या है? छोटा सा बच्चा जो 9 महीने का है, अभी उसने पकड़ना शुरू किया है, तो वो कोई ऐसी चीज पकड़ता है जिससे उसे नुकसान हो जाएगा, तो हम उसको कहते हैं ना नहीं ये नहीं लेना, नो कहते हैं ना, तो वो उस नो को समझता है ना। फिर जो जो बड़ा होगा त्यों त्यों वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता, आप नहीं देख रहे तो उसको पकड़ लेगा,
देख लेंगे तो छोड़ देगा। तो वो आपको भी आजमा रहा है और कहीं ना कहीं अपने लेसन्स को भी रिवाइज कर रहा है। कई बार बच्चे एक्सपेरिमेंटेशन से सीखना चाहते हैं कि भाई हाथ जलेगा तो मुझे समझ में आएगा कि इसको नहीं छूना है। सो अब वो एज पेरेंट्स हम तय करेंगे ना कितना सेफ है उनको एक्सपेरिमेंटेशन करने देना और कहाँ अनसेफ एक्सपेरिमेंटेशन करने देना। जहां पर हम इलॉजिकल तरीके से डांटेंगे, हिंसात्मक तरीके से उनके साथ व्यवहार करेंगे, डेफिनेटली वो उनकी मानसिक स्थिति पे इफेक्ट डालेगा नेगेटिव। लेकिन अगर हम लॉजिकल, अब जैसे वो खिलौने की दुकान का एक्सपीरियंस है, उसमें आप डांट नहीं रहे, आप बिल्कुल मूक दर्शक बन गए और टेंट्रम उसने अपना जो किया, उसके बाद आपने सामान्य रूप से उसके साथ बिहेव किया, बाजार के और जो काम थे आपने किए, घर आ गए, आपने 2 घंटे के बाद उनसे उस पर वार्तालाप किया जिसमें आपने उसको रियलाइज कराया कि वो जो कर रहे थे वो क्यों नहीं सही था। और हम बच्चों से कभी नाराज नहीं होते, बच्चों की गलती से नाराज होते हैं। अच्छा, बच्चे के मेंटल स्टेट को कैसे समझे, क्योंकि हर फेज की अपनी समस्याएं हैं, अपने चैलेंजेस हैं। रोशनी, बच्चा खुद हमें सब कुछ सिखलाता है। अगर हम ऑब्जर्व करते चले जाए ना, द चाइल्ड टेल्स अस व्हाट ही वांट्स एंड हाउ ही वांट्स। आई रिमेम्बर मेरा बेटा जब स्कूल जाने लगा, प्राइमरी स्कूल में था, तो वो दोपहर को घर आता था। तब मैं इतना एक्सटेंसिवली काम नहीं करती थी, तो अक्सर दोपहर को घर में हुआ करती थी। वो जल्दी आ जाता था, मैं 1 घंटे बाद, 1 डेढ़ घंटे बाद। तो हम खाना खा के मैं उसको सुलाती थी, तो हम बातें करते थे। तो मैं उससे स्कूल में क्या हुआ, कैसा हुआ, मैम ने क्या बताया, मैं उसके फ्रेंड्स के बारे में उससे बातें करती थी। तो वो जवाब नहीं देता था और बड़ा खिंच के जवाब देता था। वो ये वैसे बातूनी बच्चा, लेकिन उस टाइम पर वो चिड़चिड़ा होता था और मैं सोचती थी थका हुआ है, सोना चाहता है, और सोने में वो टाइम भी ले लेता था। मैं कहानी सुनाती तो वो कहानी सुन लेता, लेकिन वार्तालाप नहीं करना चाह रहा था। और शाम को जब वो उसको उठाती, उसको फ्रेश करा, कपड़े चेंज हुए, दूध पिया, और दूध पीते पीते वो सारी बातें करता। जो सवाल मैं उसको सोने से पहले पूछ रही होती थी, वो सारे जवाब, वो ऐसे लगता था जैसे अब कैसेट ऑन हो गई है, अभी रुकेगी नहीं जब तक सारा कुछ बता नहीं लेगा। सो मुझे बहुत वक्त लगा टू रियलाइज कि वो आफ्टरनून में वार्तालाप नहीं चाहता। ही नीड्स हिज ओन स्पेस फॉर हिमसेल्फ। तो मतलब मुझे 3-4 महीने लगे इस फिनोमिनन को समझने में और अपने आप को इसके हिसाब से बदल लेने में। और अब वो बड़ा हो गया है। सो आई रियलाइज दैट इन द मॉर्निंग व्हेन ही गेट्स अप, क्या खाओगे, नाश्ते में क्या लोगे, आज लंच में ये बन रहा है, ठीक है, तुम्हें कितने बजे जाना है। ही डजंट लाइक सो मच ऑफ क्वेश्चनिंग। उसको अपना समय चाहिए। ही टेक्स अबाउट 25 मिनट्स 30 मिनट्स टू जस्ट बी ऑन हिज ओन। जैसे सुबह उठ के अपने आप को वो समेटता है, उसके बाद वो खुद ब खुद अपना डे प्लान, अपना मूड, अपने प्रेफरेंसेस, अपनी चॉइसेस सब कुछ बतलाने लग जाता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम अगर बच्चों के साथ अपने कनेक्शन को इस तरीके से बना के चलें तो ये सेल्फ लर्निंग मोड पे हम रह सकते हैं। बच्चा हमें खुद बताता चला जाता है। जब बच्चे को सही रूप से अटेंशन नहीं मिलती तो बच्चा कुछ ऐसी हरकतें करता है कि हम बड़े उसको अटेंशन देंगे ही देंगे, तो वो ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिसपे उन बेचारों को डांट पड़ती है। पर डांट खाने वाले बच्चा डांट क्यों खा रहा है, वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, इस पर पहले हमारी सोच जानी बड़ी जरूरी है। अब मैं आऊंगी फैमिली डायनेमिक्स पे। सामान्यतः घरों में 2 बच्चे होते हैं। बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होना भी लाजमी है। हम उम्र हैं तो ज्यादा लड़ाइयां भी होती हैं, लेकिन कई बार ये लड़ाइयां एक हद को पार भी कर जाती हैं और जाने अनजाने माता पिता भी कई बार अपने बच्चों में कंपैरिजन कर बैठते हैं। इसका एक मानसिक असर, मानसिक प्रभाव भी हमें बच्चों की सेहत पर देखने को मिलता है। और कभी कभी ये झगड़े इतने सीवियर हो जाते हैं कि वो राइवलरी में तब्दील हो जाते हैं। तो ऐसे में सिबलिंग राइवलरी को माता पिता कैसे समझें? देखिए, सिबलिंग राइवलरी बड़ी नेचुरल सी चीज है, आदि से अंत तक चली आ रही है। कुछ बच्चे जो है ना, इससे इतने अफेक्टेड नहीं होते। ये नेचुरल फेज ऑफ ग्रोइंग अप है, जिसमें कभी तुम आगे तो कभी मैं आगे, इससे जिंदगी की दौड़ में दौड़ना वो सीख जाते हैं। लेकिन एज यू सेड, कुछ बच्चों के मन में गांठें ऐसी बन जाती हैं जो ताउम्र रहती हैं, वो बड़े होके भी नहीं भूलते, और उनके अपने उन बहन भाइयों के साथ रिश्ते कभी भी मधुर नहीं हो पाते। सो एज पेरेंट्स, हम अगर ऑब्जर्वेंट है
तो हम ये महसूस कर पाएंगे कि ये जो इनका एक दूसरे के लिए गुस्सा है, शिकायत है, व्यवहार है, ये कितना गहरा है। एज पेरेंट्स कई बार हम ना डिनायल में रहना चाहते, नहीं बड़े होंगे तो समझ जाएंगे, अपने अपने घर की होंगी ना तो फिर इन्हें आपस की कशिश होगी। जब अभी वो शेयरिंग को एंजॉय नहीं कर रहे किसी भी रूप में, तो वो आगे भी नहीं कर पाएंगी। अगर अभी हम बड़ों को मीडिएट करना पड़ रहा है, देखिए शुरू में थोड़ा थोड़ा तो करेंगे, लेकिन बच्चे जो है ना, देन एज दे ग्रो अप एज सिबलिंग, तो धीरे धीरे वो अपना एक फिट बना लेते हैं। और उस फिट के अंदर तुम मेरी ये चीज ले लेना, ये मत लेना, तुम मेरे साथ ऐसे करना मगर ये मत करना। सो वो अपनी हदें खुद बना लेते हैं। लेकिन कुछ बहन भाई, कुछ बहनें बहनें, कुछ भाई भाई बिल्कुल भी नहीं आपस में एक पल के लिए भी साथ रह पाते, और उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता। ये पेरेंट्स को उनकी ग्रोइंग अप ईयर्स में, किशोर अवस्था में, कॉलेज डेज में आगे दिखने लग जाता है। अब उसके बाद भी हम आंखें बंद करके बैठे रहेंगे एज पेरेंट्स, तो ये ज्यादती होगी। और कई बार हमें मानना पड़ेगा कि इनके मन में अब ये जो डिफरेंसेस है ये इतने अटल हो चुके हैं कि हम इन्हें इरेज नहीं कर सकते। तो कई बार पेरेंट्स जब पुश करते हैं ना सिबलिंग्स को एक दूसरे की तरफ, तो वो ज्यादा बड़ी ज्यादती हो जाती है, क्योंकि उतनी कठोर नफरत उनके मन में एक दूसरे के लिए तो होती है, और उतना ही गुस्सा उनका अपने पेरेंट्स के लिए आने लग जाता है कि ये समझ क्यों नहीं रहे हैं, व्हाई आर दे पुटिंग मी इन अ डिफिकल्ट पोजीशन। सो वो रिश्ते में जो दूरी कम करने का प्रयास माता पिता कर रहे होते हैं, वो प्रयास उनका विफल हो जाता है और दूरियां कहीं गुना बढ़ जाती। और माता पिता बेचारे, मैं समझती हूँ एज अ पेरेंट, चाहे आई हैव अ सिंगल चाइल्ड, बट आई सी इट ऑल अलोंग मेरे फ्रेंड्स के बच्चे, फैमिलीज में, कि माता पिता अपने आप को दो हिस्सों में नहीं बांट सकते। माता पिता के लिए तो दोनों बच्चे सही हैं, लेकिन कहाँ पे कौन सा बच्चा गलत है कब, ये बतलाना एक दूसरे को बहुत जरूरी है। और जब आप एक बच्चे की कमी की बात करते हैं तो उस बच्चे की कुछ स्ट्रेंथ्स की बात भी करेंगे ना। जब दूसरे बच्चे की स्ट्रेंथ्स की बात करके उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसकी कमी भी उस टाइम पे बतलाएंगे, सो दैट बोथ ऑफ देम फील दैट यू सी देम इक्वली, you accept them equally, there is no favoritism, so balanced approach, balanced। और बच्चे को क्यों लगता है कि there is an imbalance in your behavior, पहले वो जानने की कोशिश कीजिए। एज अ पेरेंट अपने आप को डिफेंड मत कीजिए कि बच्चे ने कहा आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, और with me, तो मम्मी पापा क्या जवाब देते हैं इसमें, नहीं बेटा ऐसा तो नहीं है, तुम्हें तो गलत लगता है, मम्मी पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं। सो मतलब हमने बच्चे के थॉट को, बच्चे की भावना को चैलेंज कर दिया, माना ही नहीं। तो बच्चे को जब हमने चैलेंज कर दिया, उसकी भावना को माना नहीं, तो आपको लगता है कि वो बच्चा हमारे सामने कल को कोई अपनी अंतर्मन की बात बतलाने की कोशिश करेगा? कभी भी नहीं करेगा, बिकॉज ही डिड नॉट फील हर्ट और अंडरस्टूड बाय यू। सो चिल्ड्रन नीड अनकंडीशनल वैलिडेशन, राइट। अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है, बड़ी दुखद बात है बेटे, तुम्हें ऐसा लगता है, मुझे ख्याल तो नहीं है कि मैंने कभी ऐसा कुछ किया, पर अगर तुम्हें लग रहा है तो किसी वजह से लग रहा होगा। अच्छा पहले तुम बताओ, तुम्हें कब लगा कि मैंने तुम्हें प्यार ना करके उसको ज्यादा प्यार किया? तुम पहले मुझे वो समझाओ, शायद मेरी गलती हो। सो लेट्स बी ओपन इनफ कि हम बच्चों की बात को जान तो पाए। जब आप उनकी बात को सुनने की, समझने की कोशिश करते हैं, तो आप उनकी बात को 100% सही नहीं मान रहे, अभी आप सुन के समझने की कोशिश करें, शायद उसका पर्सपेक्टिव हो। तो एक तरह से पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनसे डील करने की जरूरत है, क्योंकि वो अपने नजरिए से किसी चीज को देखता है, आपका दूसरा नजरिया। अब आपके स्टूडियो का ये दरवाजा है, अगर मैं आपसे रोशनी पूछूं ये दरवाजा कैसे खुलता है, पुश करने से खुलता है या पुल करने से खुलता है, तो क्या इसका एक जवाब होगा रोशनी? बिल्कुल नहीं ना। हम अंदर से खोल रहे हैं या हम बाहर से खोल रहे हैं, तो एक सत्य तो ना हुआ ना, दो सत्य हुए ना। अपने अपने नजरिए से सत्य बदलेगा। तो बच्चों को भी हमें ये बातें भी तो समझानी होंगी ना। जीवन जीने का कौशल यही तो है। करेक्ट। और इसी ग्रोइंग एज में जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक और समस्या आती है पीयर प्रेशर की। जाने अनजाने
फिर से हम अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चे से, किसी रिश्तेदार से, किसी कज़न से करने लगते हैं, चाहे कोई एग्ज़ाम हो, कोई एक्टिविटी हो कि भाई फलाँ का बच्चा देखो फर्स्ट आया, XYZ, इस तरह की कंपैरिज़न बहुत आम है। लेकिन इस कंपैरिज़न की वजह से कभी-कभी हम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए भी तुलनात्मक हो जाते हैं और यहाँ वो प्रोत्साहित होने की बजाय हतोत्साहित हो जाते हैं, डिमोरलाइज़ हो जाते हैं। आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है ऐसे में बच्चों का? तो हर पेरेंट जब ये करता है कंपैरिजन तो इसी इंटेंट से करता है कि मैं तो अपने बच्चे को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे को इनकरेज कर रहा हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा ये सोचती हूँ कि किसी को छोटापन का एहसास देकर, किसी को उसकी नाकामयाबी का एहसास दिलाकर हम कैसे कामयाबी के लिए पुश कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। सो समवेयर एज पेरेंट्स तो हमें ये आदत को बिल्कुल बंद करना हो, लेकिन अब बंद करें कैसे? कहीं ना कहीं एज एन एडल्ट हम ये कंपैरिजन अभी तक अपने जीवन में खुद भी तो कर रहे होते हैं। एज अ लेडी मैं अपनी देवरानी जेठानी से करूंगी, मैं अपनी ननद भाभी से करूंगी, मैं अपनी बहन सहेली से करूंगी, पड़ोसन से करूंगी। वी डू इट। अपने हस्बैंड का कंपैरिजन करेंगे, हस्बैंड खुद करेंगे या हम करेंगे, और ये चीजें हमारी सोच में भी होती है, हमारे वार्तालाप में भी आती है। बिल्कुल। सुनो, उनकी गाड़ी तो आ गई, हमारी कब आएगी? है ना? उन्होंने घर में ऐसा कराया, हम भी ऐसा ही कराएंगे। सो बच्चा कई बार हमारी इनडायरेक्ट कॉन्वर्सेशन से भी अपने आप को महसूस करने लग जाता है इन कंपैरिजन टू थिंग्स। आई एम लेस देन इट, आई एम लेस देन दैट। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि पहले माता पिता एक रोल मॉडल के तौर पे अपने आप को आंके कि हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या है, हमारा व्यवहार में कंपैरिजन तो नहीं है। पहली बात तो ये आएगी। फिर जब आप ये कंपैरिजन अपने मन में बंद करेंगे अपने लिए, तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी के तौर पर नजर आएंगे। फिर आएगा बच्चे के अंदर बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि बच्चा अपने आप को कितना कॉम्पिटेंट, कितना कॉन्फिडेंट महसूस करता है। बहुत माँ बाप नहीं करते तो भी बच्चा करता है, क्योंकि बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करता। सो शुरू से जब बच्चे शुरुआत करते हैं अपने जीवन में, छोटी छोटी चीजें सीखते हैं, बॉटल पकड़ना सीखेंगे, बॉटल से ग्लास में पानी भरना सीखेंगे, ग्लास पूरा भरेंगे, आधा भरेंगे, वो ग्लास में आधा पौना पानी भर के छलकाता हुआ ग्लास लेके आएंगे, दादी माँ बड़े पापा को पानी पिलाएंगे, पानी कुछ छलकेगा कुछ गिरेगा। हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उनकी इन छोटी छोटी कोशिशों पर। सो बच्चों के एफर्ट्स को जितना ज्यादा हम रिकॉग्नाइज करेंगे, एप्रिशिएट करेंगे rather than the results of those efforts, उतना बच्चा एक कॉन्फिडेंट पर्सन के तौर पे बड़ा होगा। हम प्रयास को, एफर्ट्स को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और रिजल्ट्स पर टिप्पणियां करते हैं। भाई तुम्हारे 98% आ तो गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारे 100% आ सकते थे ना। सो आप देखिए बच्चा कितना तिल मिला जाता है। सो फोकस एप्रिसिएशन का एफर्ट्स पर, कोशिश पर होना चाहिए। जब बच्चा भी आकर मायूस होकर अपनी किसी फेलियर का, किसी हार का, किसी मिस आउट का जिक्र आपके साथ करता है, तो आप, जब हम उन्हें समझाते हैं कोई बात नहीं बेटा अगली बार कर लेना, जब हमारा सेंटेंस ये आता है ना, कोई बात नहीं बेटा अगली बार कर लोगे और मेहनत करना, the child does not feel connected to us, क्योंकि उसकी जो फीलिंग है उसके साथ हम नहीं जुड़े, हमने उस फीलिंग को निगेट कर दिया, कोई बात नहीं बेटा। ये सेंटेंस जो है ना पूरा का पूरा साफ कर देता है कनेक्शन। सो बेहतर है कि आई अंडरस्टैंड कैसा लग रहा है, तुम्हारी कोशिश तो चल रही थी, मैं देख रही थी, हफ्ते भर से तुम रोज रात को पढ़ रहे होते थे, 2-2 3-3 बजे तक, तुम तैयारी तो बहुत अच्छी कर रहे थे, मिस रह गया, चूक गए, उसके भी कोई कारण होगा, सोचे तो देखे, कुछ समझ में आया है तो मतलब कहीं पर हम बच्चे का ही, वो कहते हैं ना, उसकी दृष्टि ही उसके रिजल्ट जो फेलियर के तौर पे उसको दिख रहा है, उससे उसके एफर्ट्स की तरफ ले जाए कि वो एफर्ट्स काफी अच्छे थे। करेक्ट। सो ये दृष्टिकोण बदलने की बात है, एक शिफ्ट लाना है उसकी सोच में, और जैसे जैसे हम बच्चों को उनके एफर्ट्स के लिए इनकरेज करेंगे,
वैसे वैसे बच्चे कॉन्फिडेंट बनेंगे, और जितना बच्चा कॉन्फिडेंट होगा उतना वो कंपैरिजन से परेशान नहीं हो। क्या आपको लगता है मोबाइल फोन्स, गैजेट, सोशल मीडिया ये माता पिता और बच्चों के रिश्तों में एक दूरी का काम कर रहे हैं? क्योंकि आजकल हम फोन्स के बिना 1 मिनट भी नहीं रह पाते। इसी तरह से हमारे बच्चों की दुनिया भी फोन के इर्द गिर्द सिमट गई है, क्योंकि जब वो माता पिता को फोन में एंगेज देखते हैं, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने खुद के मोबाइल फोन की डिमांड्स करने लग गए हैं। तो ऐसे में ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, ये बच्चों और माता पिता के बीच एक खाई का काम कर रहा है। बिल्कुल कर रही है रोशनी, और अनफॉर्चुनेटली इस खाई को खोदना बच्चों ने नहीं शुरू किया, माता पिता ने शुरू किया है। क्योंकि बच्चा तो पैदा होके मोबाइल नहीं लाया ना, पेट में से लेके पैदा हुआ, हमने दिया ना उसको मोबाइल। 1.5 साल का बच्चे को मैंने परसों रात को अपनी मम्मा के साथ वॉक करते देखा पार्क में। मैंने पूछा उस मम्मा से, वो मम्मा उस 1.5 साल की बिटिया को वॉक करा रही है, अभी बिटिया के कदम भी पूरे बैलेंस नहीं पड़ रहे हैं। एक हाथ से उसने बिटिया की उंगली पकड़ी है और दूसरे हाथ में फोन है। मैं 15-20 मिनट उनको देखती रही और मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि बच्ची वो छोटा सा पत्थर है उसको क्लाइम करने की कोशिश कर रही है। बच्ची उस पे पैर रखती है, वो पत्थर हिल जाता है और बच्ची टॉपल कर जाती है, और मदर को पता नहीं चल रहा। मदर सिर्फ कह रही है ठीक से चलो ना, ठीक से चलो ना, ठीक से चलो ना। लेकिन मदर की नजर फोन से उठकर निकल कर बिटिया के पैरों तक नहीं जा रही, एंड दैट्स वेयर आई इंटरवीन्ड, क्योंकि वो बच्ची गिर जाती। तो उसने मुझे बोला, ओ सॉरी सॉरी थैंक यू। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या हुआ, आपको पता चला? मैंने कहा आप बहुत छोटी हैं मुझसे, और मुझे मेरा बेटा मदर इंडिया बोलता है, और मुझे पता है उसे पता चलेगा तो मुझसे नाराज होगा, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैंने कहा बेटा एक काम कर लो, पहले फोन निपटा लो या पहले इसे घुमा लो, दोनों काम साथ में नहीं होंगे। तो वो बड़ी एम्बैरेस्ड हो गई, सॉरी आंटी, बट मुझे पता नहीं उसने मेरी बात को कितना समझा। बट मैं बहुत डर गई कि ये है आज का बच्चा, ऐसे बड़ा होगा, ऐसे पेरेंट्स बच्चे को फिल्टर्ड अटेंशन देंगे। इतनी फिल्टर्ड अटेंशन माँ बाप बच्चे को देंगे तो फिर बच्चा क्या देगा माँ बाप को? जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसको जितना मिला है, जितना धरोहर में उसके हिस्से आया, उसने तो वही बांटना है ना। बिल्कुल। तो कनेक्शन ऐसे बन रहा है। 1.5 साल की बच्ची, और बाद में इसका प्रभाव पड़ेगा। ये तो आने वाला समय हमें दिखला देगा। अब मैं कहती हूँ कि हम काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम पे हैं, आजकल हमारे वर्किंग आवर्स एक्सटेंड हो गए हैं, ये सब बातें सही हैं, लेकिन नहीं भी सही। हदें हमें बनानी है, बच्चों को हमें कंप्लीट टाइम देना है, टोटल टाइम देना है, अनडिवाइडेड टाइम देना है। बच्चा यही तो मांगता है हमसे। बच्चा पेरेंट से समय मांगता है, और जिस तरह से सामाजिक स्थितियां बदली है, आजकल के न्यू जनरेशन कपल्स में एक और चर्चा का विषय है। किसी को 2 बच्चे चाहिए, किसी को एक ही बच्चा चाहिए, किसी को तो बच्चे चाहिए भी नहीं। रोशनी, ये ना जनरलाइज करना मुश्किल है। सिंगल चाइल्ड फैमिलीज भी बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सिंगल चाइल्ड रखने का फैसला क्यों हुआ, उसके पीछे के हालात होते हैं। कई सारे रीजंस है ना, कई इतने वैलिड रीजंस हैं कि उस पर आप रिग्रेट नहीं करते। कई बार ये लगता है कि हाँ 2 बच्चे होते, 3 बच्चे होते तो बच्चों को कंपनी होते, बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। सेकंड चाइल्ड लर्न्स क्विकली बिकॉज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, बिकॉज बट द सेकंड चाइल्ड लर्न्स सो मेनी थिंग्स विच द फर्स्ट चाइल्ड डिडंट नीड टू लर्न, क्योंकि सेकंड चाइल्ड जो कुछ देख रहा है कॉपी कर रहा है। सो इसके प्लसेस भी हैं, माइनसेस भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल फर्क पड़ता है घर के वातावरण से। माता पिता कैसे 2 बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं या एक बच्चे से कनेक्ट हो रहे हैं। 2 बच्चों के बीच में भी आपने एक फेयरनेस और बैलेंस लाना है, और एक बच्चे के साथ भी आपको एक फेयर बैलेंस के साथ पेरेंटिंग करनी है। और जो माता पिता नो चाइल्ड का फैसला करते हैं, दैट वी डोंट वांट चिल्ड्रन, ये उनका निजी फैसला है, उनकी एस्पिरेशंस क्या है। आई हैड अ कपल जो मेरे पास काउंसलिंग के लिए आ रहे थे, जिसमें द हस्बैंड वांटेड अ चाइल्ड, बट द लेडी सेड आई एम नॉट अ मदर मटीरियल, मेरे अंदर वो भावनाएं ही नहीं है, अगर ये पाल सकता है तो मैं पैदा करके दे देती हूँ। राइट। तो वो अब
सुनने में वो इतना उन्होंने उस लेडी ने इतना सिंपल बना दिया कि मैं पैदा करके दे सकती हूँ अगर ये पाल सकता है। तो वो बेचारा कहता है कि मैं अकेला कैसे पालूंगा, माँ की जगह तो नहीं ले सकता मैं। तो वो कह रही है कि मैं माँ बनने, मेरे अंदर माँ वाली क्वालिटीज नहीं है। तो वो कहता है कि हर किसी में होती है, तुम्हें पता नहीं चल रहा, तुम में भी है, जब तुम पैदा करोगी तो तुम्हें भी फीलिंग आएगी। तो वो कहती मैं इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इसमें लॉजिकल डिबेट चल रहा है, लेकिन अब वो डिबेट का रिजल्ट क्या आएगा इसको मैं भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। और जो रिजल्ट होगा वो दोनों के लिए सही होगा, गलत होगा, क्या होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा ना। क्योंकि कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं। फिक्स फॉर्मूला है ही नहीं। और इतने आजकल के केसेस में हम इतनी निग्लेक्टेड पेरेंटिंग देख रहे हैं, पेरेंट होके भी पेरेंटिंग नहीं ठीक से हो पा रही। तो ऐसे में तो लगता है ना कि फिर इन माता पिता का बच्चा ना होता तो शायद बेहतर होता। ये अपने साथ तो ज्यादती कर ही रहे हैं, लेकिन एक तीसरे जीव के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। और जैसे जैसे बच्चे टीनेज में आते हैं, हमने देखा है कि जिन घरों में आपस में पति पत्नी के बीच बनती नहीं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उन घरों के बच्चों के बर्ताव में हमें एक बदलाव दिखाई देता है। बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े होने लगते हैं, कई बार संवेदनशील हो जाते हैं, तो कई बार बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो जाते हैं। रोशनी, हिंसात्मक की बात तो बाद में करते हैं, मैं आपसे अपना एक लेटेस्ट केस शेयर करती हूँ। एक लव मैरिज है दो लोगों के बीच में, फैमिली स्टेटस का बहुत फर्क है। जो लेडी है वो बहुत ही अमीर घराने से, शी मैरीज अ बॉय ऑफ अ मीडियोकर फैमिली। तो एक प्रूव करना है, अपनी आइडेंटिटी बनानी है जो उनके मायके में इसके स्टेटस के अकॉर्डिंगली हो, ये एस्पिरेशन से रिश्ता शुरू होता है। पहले बच्चा जो है वो ट्विंस हो जाते हैं, और ट्विंस बच्चों को दोनों मिलके पाल रहे हैं। तो मायके की भी अभी इतनी हेल्प नहीं मिल रही है, और ससुराल में तो झगड़ा है ही है, क्योंकि अपनी मर्जी की शादी है, अपने कास्ट में शादी नहीं हुई। सो दोनों एंड पे कपल स्ट्रगल कर रहा है। और इसी दौरान दे डू नॉट रियलाइज कि सेकंड चाइल्ड आ जाता है, जो सेकंड चाइल्ड ना होके अब थर्ड चाइल्ड है, क्योंकि पहले ट्विंस है। अब जब वो बच्ची पैदा होती है, वो बिटिया है, पहले वाले एक बेटा एक बेटी। अब जो वो बिटिया पैदा होती है तब तक मायके के साथ सपोर्ट बन जाती है, हेल्पिंग शुरू हो जाती है। तो पेरेंटिंग, और दोनों बच्चों में 1.5 साल का फर्क है, तो वो एक ईज के लिए ट्विंस को खुद अपने पास पालती है और अपनी छोटी बच्ची को अपने मायके में अपनी माँ को दे देती है पालने के लिए। अब माँ है, उसकी 2 बहनें और एक भाई है, तो कुल मिला के बड़ा सा परिवार है नानकों का जो उस बच्ची को पाल रहे हैं। अब बच्ची 5 साल ऐसे उनके साथ पलती बढ़ती है, और उसको पता है कि ये मेरी नानी है, ये मेरी मौसी है, ये मेरे मामा है, लेकिन उसका प्यार उन लोगों के साथ रहता है। आज वो बच्ची जो है 18 साल की हो गई है, और अब परिवार के रिलेशन सामान्य नहीं है। नानी इस दुनिया से जा चुकी हैं, मौसियों की शादी हो गई है, माँ का मामा के साथ रिलेशनशिप कॉर्डियल नहीं है, एक मौसी के साथ भी कॉर्डियल नहीं है। तो ये बच्ची इतने कश्मोकश में है कि उसकी जो पेरेंटिंग उनके साथ रही, उसका जो एक कनेक्ट है उनके साथ, वो अपनी उन भावनाओं को नहीं पीछे छोड़ के आ पा रहे। और यहाँ उसके पेरेंट्स उसकी इन भावनाओं को वो एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे। भेजा इन्होंने ही था उसको वहां पर। सो मतलब कई बार एज एडल्ट्स हम जो फैसले लेते हैं एज कन्वीनियंस, उन हालात में हमें वो बेस्ट पॉसिबल लगते हैं, लेकिन हम अपने लिए हुए फैसलों के कंसीक्वेंसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो बट द चाइल्ड इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। अब माँ को लगता है कि ये मुझे आज भी मेरे से ज्यादा अपनी मौसी के करीब है। 5 साल वहां रही थी, अब तो 13 साल मेरे साथ हो गए, तो भी ये अपनी मौसी को हर बात बताना चाहती है। इसके लिए आज भी मौसी आ गए है। उसके पापा ने मुझसे कहा कि इसकी मौसी ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है, इसको वो तो नजर नहीं आता, इसको तो मौसी के जन्मदिन पर मौसी के पास जरूर जाना है, इसकी मौसी हमारे तो जन्मदिन याद नहीं रखती। अब आप इस तरह के गिले शिकवे उस बच्ची से कर रहे हो, वो बच्ची अपने आप को हिस्सों में नहीं बांट पा रही है। और वो बच्ची का जब मैं सेशन ले रही थी अभी 2 दिन पहले, तो मुझसे रो के कहती है कि मैं क्या गलत करती हूँ, इज इट अ क्राइम कि अगर मेरे मन में अपनी मौसी के लिए फीलिंग्स है, बट दैट डजंट मीन कि मेरी माँ के लिए फीलिंग्स नहीं है। ये बात मेरी माँ को क्यों नहीं समझ में आ रही।
मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर माता पिता की काउंसलिंग ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। शी सेज मैंने तो नहीं कहा था कि मुझे मौसी और नानी के पास भेज दो, ये इनका फैसला था ना। सो व्हाई एम आई मेड टू सफर, व्हाई आर दे पनिशिंग मी? अब इन सवालों के जवाब कौन देगा उस बच्चे को? सो अनजाने में कई बार माँ बाप अपने बच्चों को अपना पंचिंग बैग बना लेते हैं। इतनी मेच्योरिटी ही नहीं आती। वो माइंडफुल पेरेंटिंग, वो कॉन्शियस पेरेंटिंग, इतने बड़े बड़े बज़वर्ड्स हम इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज कॉन्शियस पेरेंटिंग? क्या हम हर पल ये एहसास कर पा रहे हैं कि व्हाट आर वी डूइंग एंड हाउ इज इट अफेक्टिंग द चाइल्ड? और मैं नहीं चाहती कि हम इतने माइक्रोस्कोपिक लेंसेज से बच्चों को देख के, बच्चों को कई टफ टाइम से भी गुजरना है। तो जब उसने मुझसे कहा कि मुझे उन्होंने कहा है कि आज नहीं जाना तुम्हें और मैंने तो मासी को कमिट कर दिया, तो अब क्या होगा? तो मैंने कहा बेटे, बहुत बार जीवन में हम अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते, हम अपने प्लान्स को नहीं एग्जीक्यूट कर पाते। तो जब प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं होते तो हम क्या करते हैं? अपॉलॉजी एक्सटेंड करते हैं, कोई रीजन देते हैं, वी डेफर इट फॉर अ नेक्स्ट टाइम। सो प्लीज इंडल्ज इन दोस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस। कहती है why do I need to do that? मैंने कहा because this is part of growing up. You have to learn these lessons in life. मैंने कहा दो ही ऑप्शंस हैं, या तो रोती रहो इस बात को सोच सोच के, या इस बात का पैचअप करके अपने मन में अपनी मौसी के साथ एक वार्तालाप करके इसको आज क्लोजर करो। तो ये जो हैप्पी होम कॉन्सेप्ट है, जहाँ बेसिकली घर खुशहाल है, वहां तो सब ठीक है, लेकिन जहाँ घर खुशहाल नहीं है वहां के बच्चों की मनोदशा कैसी होती है? रोशनी, पहले तो हम ये क्लियर करें कि कोई भी होम 24/7/365 डेज हैप्पी होम नहीं होता है, कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि आप और मैं एज एडल्ट्स के हर वक्त खुश रहेंगे। वी ऑल गो थ्रू दैट रोलर कोस्टर राइड ऑफ इमोशंस ना। सो घर में रहने वाले सदस्य डिफरेंट डिफरेंट भावनाओं में ग्रस्त होंगे, उसकी अभिव्यक्ति करेंगे। एक होम जो कनेक्टेड होम है, एक होम जो केयर, मैं हमेशा मैं यही शब्दावली का इस्तेमाल करती हूँ कि हैप्पी होम नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक यूटोपियन सी डिजायर है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। एक वार्म होम, केयरिंग होम, सपोर्टिव होम, अंडरस्टैंडिंग होम, जिसमें हमें कह सके कि भैया आज इसका मूड ऑफ है, आज इसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई हो गई है, इनका प्लान था वो कैंसिल हो गए, इसका मूड अच्छा नहीं है, इसको आज नहीं हमने छेड़ना, और अगर आज ये कुछ बोल भी देती है तो हमने उसको पकड़ना नहीं है। तो बाकी सदस्य अगर ये फैसला करके उसको उसकी उस फीलिंग के साथ 2-3 घंटा रहने देते हैं, उसको उस टाइम पे पिंचिंग प्रिकिंग नहीं करते, आई थिंक वो उस माहौल में बच्चा जो है वो बेहतर बड़ा होगा। और बच्चा अगर उस 2-3 घंटे में कोई ज्यादती कर जाता है तो वो उसका एक कहते हैं ना, एक इंट्रोस्पेक्शन होगा, और वो आके उसका मेकअप भी करेगा कि आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में आपको खाने के टेबल पे गलत बोल दिया, मम्मा मेरा वो मूड ऑफ था। सो बच्चे को ये आजादी मिल सके, जिस घर में इस कंफर्ट मिल सके कि उसके जो मन में है वो कह सकता है, कह सकती है, उसको तोलना नहीं है, उसको लपेटना नहीं है, कैमोफ्लेज करके बात नहीं करनी। और उस घर में बड़े भी ऐसा करते हैं कि बेटा आज मेरा भी अपने ऑफिस में किसी वजह से मूड ऑफ, कुछ गड़बड़ थी, तो शायद मैंने तुम्हें ज्यादा गुस्सा कर दिया, तुमने तो छोटी सी बात पूछी थी, आई एम सॉरी फॉर इट, या मैं आज डैडी से बहुत नाराज हूं, तो तुम लोग प्लीज ध्यान रखोगे इस बात का। क्या ध्यान रखना है कि भैया अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो तुमने दिल को नहीं लगाना, आज तुमने बियर करना है, मेरे को गुस्सा आया हुआ है। सो वी नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड रियलिस्टिक एज एडल्ट्स, आई से। अब इंडिविजुअल कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, आपने अभी जैसे फादर का जिक्र किया तो एक सवाल मेरे जहन में आया। सामान्यतः घरों में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, खासतौर पर लड़के, तो पिता के साथ उनका संवाद धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे में वो अपनी ज्यादातर परेशानियों के लिए या अपनी समस्याओं के लिए या छोटे मोटे किसी भी काम के लिए गो टू पर्सन अपनी माँ को बनाते हैं। हर चीज के लिए वो मम्मी के पास जाते हैं। तो आप कैसे देखती हैं बाप बेटे के बीच बढ़ती इस दूरी को? मैंने ना अभी नेटफ्लिक्स पे या अमेजॉन प्राइम पे सेना के नाम से एक मूवी देखी है। ओके, दैट मूवी इज अबाउट अ इंडियन सोल्जर, इंडियन आर्मी ऑफिसर, जो अपने पिता की ख्वाहिश के अगेंस्ट आर्मी ज्वाइन करता है। ही लीव्स हिज कोजी IIT टेक्निकल IT engineer job, comes back from California to take up
CDS to take the CDS एग्जाम और फिर वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है. द फादर इज डेड अगेंस्ट इट. ओके. फादर कहता है कि अगर तुम जाओगे तो मुझसे बात नहीं करोगे, मेरी चेहरा नहीं देखोगे. लेकिन वो फिर भी ज्वाइन करता है. 5 साल फादर और सन के आपस में बात नहीं होती है, लेकिन फादर के मन में अपने बेटे के लिए प्यार है और बेटा भी हर पल फादर को याद करता है. वो छोटी छोटी सी चीजें, फादर ने कैसे उसे साइकिल चलानी सिखाई, फादर ने कैसे उसके मन में से डर निकाला, फादर ने कैसे उसको इनकरेज किया टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स, टू स्ट्रेच हिज लिमिट्स एंड मतलब लाइफ की हर्डल्स को कैसे जीना है. सो मैं ये जिक्र इस वजह से कर रही थी कि फादर और सन्स, बाप और बेटे के रिश्ते में एक बड़ी अजीब सी खूबसूरती है अगर हम उसको देखें और समझें कि उसमें दोस्ताना अंदाज भी आता है, उसमें एक फासला भी आता है जिसको माँ या बहन भरती है उस घर की, और एक अजीब सी शेयरिंग होती है गोल्स, लाइफ की गोल्स की. सो संवाद होता है, अलग तरीके का होता है. बहुत जरूरी होता है कि घर में जो माँ है वो इस संवाद को कैसे फैसिलिटेट करती है, कैसे वो बीच के दायरे को कम करने की कोशिश करती है. और जब बच्चे छोटे होते हैं उस स्टेज पे जब पेरेंट फादर इन्वॉल्व होते हैं को पेरेंटिंग के रोल में बच्चों के साथ कि ठीक है मैं सुन लेता हूँ इसका, जैसे होता ना मैंने उसको सोशल साइंस करा दी तो मैथ साइंस करा दे. मैं इस जेंडर डिवाइड में नहीं जाना चाह रही. अगर मदर का कोर सब्जेक्ट साइंस है तो मदर ही कराएगी साइंस. अगर मदर ने एमकॉम किया हुआ है तो वो मैथमेटिक्स शायद बेहतर करा पाएगी. सो ये तो पेरेंट आपस में डिवाइड करेगा कि कौन किस एरिया में कंफर्टेबल है. बट शुरुआत में ही फादर और सन या फादर और डॉटर के रिलेशनशिप को एक अलग तरीके से सीमेंटिंग की जा सकती है. और आज का पेरेंट बहुत वॉचफुल है इस चीज के लिए, और आज के फादर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं. वैसे तो ये जितने आजकल के बड़े बज स्टार क्लिनिक्स हैं जहाँ पर डिलीवरीज हो रही है मदर्स की, वहां पर वो ये चीजें इनकरेज भी करते हैं उनके लिए फॉर कमर्शियल रीजंस. मैं उसकी बात नहीं कर रही, बट डेफिनेटली द फादर्स कैन प्ले अ वेरी ब्यूटिफुल रोल इन टीचिंग सर्टेन लेसन्स. माँ को आज के दौर में भी हम माँ के रोल को, हम जितना मर्जी वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर ले, लेकिन हमने माँ के रोल को इन द लाइफ ऑफ अ चाइल्ड एक कुछ सेगमेंट में रखा हुआ है और फादर के रोल को कुछ और सेगमेंट्स में हम देखते हैं. करेक्ट. मैं इसकी सही और गलत की डिबेट में आज नहीं जाना चाह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो भी रोल्स में हमने उनको रखा है उन रोल्स की जस्टिफिकेशन वो करते हैं, और उन रोल्स में हमें कमी महसूस होती है, हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, हमें स्कोप दिखता है. सो ये सारी चीजें तो हम उनके साथ कनेक्शन बना के ही कर पाएंगे ना. सो फादर्स और सन का बहुत खूबसूरत रोल है उस मूवी में. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर फ्रॉम दैट एंगल, अपार्ट फ्रॉम द पैट्रियोटिक एंगल जो उन्होंने उस मूवी में दिखाया है. अच्छा, अपने स्तर पर तो कई बार माता पिता बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं. कई बार समस्या सुलझ भी जाती है, लेकिन कई बार डिसएग्रीमेंट इतने ज्यादा होते हैं, बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि स्थिति बस के बाहर हो जाती है. लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं, और जब सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है तब भी उन्हें रियलाइज नहीं होता कि उन्हें किसी पेरेंटिंग कोच की, फैमिली थेरेपिस्ट की जरूरत है. तो ऐसे में उन्हें कैसे समझ में आएगा कि अब वक्त है कि वो जाएं और जाकर किसी काउंसलर की मदद लें? रोशनी, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जब वो जद्दोजहद बढ़ती जा रही है और वो संवाद हो ही नहीं पा रहा, जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं, वो कहना कुछ जा रहे हैं, समझा कुछ जा रहा है, जहां पर आप बात करने से पहले झगड़ा शुरू कर देते हो. बात तो ठीक की आपने, लड़ाई झगड़े होते हैं, ये तो होता है घर में, लेकिन फिर भी कोई एक हाई पॉइंट तो होगा. कैसे समझ में आएगा? सेवेरिटी और इंटेंसिटी डिसाइड करेगा ना. वो 3 महीने में एक बार होता है या हफ्ते में 4 बार होता है. राइट. वो किसी एक पर्टिकुलर बात पे होता है या वो हर बात पे होने लग जाता है. राइट. क्योंकि फिर हम जब थोड़ा फ्रीक्वेंटली होने लगता है ना, तो हम कुछ चीजें एज्यूम कर लेते हैं, इन्होंने तो समझना ही नहीं है, ये अपने मन की करेंगे. तो फिर हम इस एजम्पशन के नजरिए से उनके बिहेवियर्स को देखते हैं और उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दायरा बढ़ने लग जाता है.
जो थोड़ी सी रुखाई डिठाई आई थी, जो थोड़ी सी बदमज़गी हुई थी, जो थोड़ी सी कड़वाहट थी, वो हमारी शब्दावली में ज़्यादा झलकने लग जाती है assumptions की वजह से। तो वो और कड़वा हो जाता है रिश्ता। सो एज पेरेंट्स अगर हम ये भांप लें कि भैया कई दिन हो गए बातचीत नहीं हो रही, सीधा पासा डालता हूं उल्टा पड़ रहा है, मतलब मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा, आई हैव ट्राइड ऑल मेड ऑल माई अटेम्प्ट्स, आई हैव फेल्ड, सो आई नीड टू सीक हेल्प। अक्सर मेरे पास आने वाले लोगों से मैं यही कहती हूँ कि आपने अपने हर ऑप्शन को एग्जॉस्ट कर लिया या कोई तरीका कोई ऑप्शन अभी बचा है आपके पास, तो पहले उसको पकड़ते हैं। ओके। और वो जब आपके एग्जॉस्ट हो जाएंगे तभी तो आप मेरे से लेंगे ना। सो मेरे पास आने से पहले आपको खाली करना है, और खाली तो तभी होगा जब आप इस्तेमाल कर चुके होंगे। इस्तेमाल करने पर आपको रिजल्ट पता चल जाएगा काम का था या नहीं था। सो समवेयर पेरेंट, होता क्या है कि पेरेंट को, एक मेरी क्लाइंट है, वो मुझसे ये कहती है कि मुझे आपके पास आने से फायदा बहुत होता है, बट मुझे मेरी इनएबिलिटी का एहसास भी होता है कि मैं एज अ मदर इनकेपेबल हूं। सो एवरी टाइम आई हैव टू फाइट दिस फीलिंग एंड आई डोंट लाइक इट। अब इस सूरत में मैंने उनसे कहा कि मुझे कन्विंस करना आपको कि आपको मेरे पास आना चाहिए मेरा काम नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपका अपने बारे में नजरिया शायद बेहतर बन सकता है कि हर किसी को हर काम नहीं आता है, हर कोई हर वक्त सही चीज नहीं करेगा। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली हर मैच में एक सेंचुरी तो नहीं लगाते रहे, देव हैड देयर वर्स्ट ऑफ टाइम्स आल्सो, लेकिन जब भी उन्होंने अच्छा नहीं खेला तो उन्होंने इंट्रोस्पेक्ट तो किया होगा ना, किसी की गाइडेंस तो ली होगी। सो लाइकवाइज जब आप कभी ऐसी दीवार की तरफ पहुंचती हैं जिसके आगे रास्ता नजर नहीं आता, अब बैठ के दीवार को आप छेदेंगी, खुद छेद पाएंगी, औजार है तो बहुत बढ़िया, और छेदने के बाद का रास्ता आपको पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो किसी से पूछेंगे। हम सब क्यों गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं? घर से निकलते ही गूगल मैप ऑन कर लेते हैं, एक अनजान सी आवाज है जो अब हमें बहुत फेमिलियर लगती है, टर्न लेफ्ट टर्न राइट 700 मीटर्स टेक अ यू टर्न। सो भाई एक अनजान आवाज पर इतना भरोसा कर लेते हैं, तो फिर हम एक देखे वाले चेहरे को जिसके हम पूरे क्रेडेंशियल्स चेक करते हैं, लोगों से रेफरेंसेस लेते हैं, उनके पास आने में क्या झिझक रहेगी? सो एक्सेप्टेंस दैट आई नीड हेल्प, एंड व्हेन आई एक्सेप्ट दिस दैट आई एम नीडिंग हेल्प, मुझे जरूरत है मदद की, इसमें मेरी कोई नाकामयाबी नहीं है। शुक्राना है प्रभु का कि मेरे पास सामर्थ्य है कि मैं कहीं पे मदद लेने जा सकती हूँ, मेरे इर्द गिर्द वो मदद मेरे लिए अवेलेबल है, थैंक यू। राइट। अच्छा, पेरेंटिंग में एक और बहुत बड़ी चीज है, एक और ऐसा विषय है जिसके बारे में चर्चा करनी बेहद जरूरी है, और वो है पेरेंट्स का गिल्ट। पेरेंटिंग को पेरेंटिंग हो सकती है, लेकिन जब गिल्ट की बात आती है तो वर्किंग फादर के अंदर वो गिल्ट हमें देखने को नहीं मिलता जो कि वर्किंग मदर के अंदर हमें देखने को मिलता है। और कई बार ये गिल्ट इतना हावी हो जाता है कि मदर्स ओवर लविंग ओवर केयरिंग हो जाती हैं और अपने इस गिल्ट को दूर करने के लिए बच्चों को ज्यादा पैम्पर करने लगती है। कुछ केसेस में फादर्स भी इस रोल को प्ले करते हैं, लेकिन ये जो गिल्ट है इससे कैसे बाहर आना चाहिए? देखिए रोशनी, यहाँ पर ना दो बातें आ रही, एक तो एक सोच है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है कि बच्चों को पालने का काम माँ का है। सो हम जितना भी प्रोग्रेसिव आज तक हुए हैं, कहीं ना कहीं हम अभी इस धारणा से बाहर नहीं आ पाए। फर्क बहुत पड़ा है इस धारणा में, ये उतनी सख्त नहीं रही है, पोरस हो गई है, ढीली पड़ रही है, राइट। और आने वाले सालों में शायद और भी ढीली पड़ जाएगी। सो वो जो मदर की गिल्ट है ये तो उस सोच से आ रही है ना, इट्स अ स्टीरियोटिपिकल थॉट व्हिच वी आर कैरिंग। बहुत सारे टेलीविजन के शोज, फिल्म्स, एडवर्टीजमेंट इसमें एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो कुछ गिल्ट तो वहां से है, वो तो मदर कैरी करेगी, वो अपने अंदर उस गिल्ट को कितना प्रोसेस कर लेती है ये उस मदर की अपनी कैपेसिटी होगी ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, और शायद इसमें भी उसको मदद की जरूरत पड़ेगी और ले लेनी चाहिए भी। दूसरी बात आ जाती है कि बच्चे के लिए जो उसका रोल है
वो उसमें अफेक्शन की डोज बढ़ा देती हैं। अब यहाँ पर मतलब जो मैंने आपसे कहा था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का एक इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना। हमें पता है कि इंजेक्शन लगेगा तो बहुत दर्द होगा, इस नाजुक सी जान को, इतनी मतलब कोमल सा इसका स्किन है और इसमें एक प्रिक लगेगी, लेकिन मम्मी पापा कितनी मुस्तैदी से वो डेट याद रखते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, ले जाती है माँ डॉक्टर के पास और आंखें बंद करके दे देती है अपना मुन्ना उसको कि लगा दो जी इंजेक्शन। तो वो उस पल का दर्द वो सह लेगी, क्योंकि उसके जीवन में आगे वो दर्द नहीं चाहती ना। माँ ऐसे ही अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखती है। हाँ जी। तो यही जो थॉट है, यही इस माँ को आगे भी तो अपने साथ ले जाना होगा कि आज मेरी ना, आज जो मेरी सख्ती है, इसके पीछे की ये वजह है, ये वजह लॉजिकल है, ये वजह इस बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जरूरी है। तो वो अपने बिहेवियर में एक रियलिज्म लाएंगी, एक प्रैक्टिकलिटी लाएंगी, एक बैलेंस लाएंगी, एक फेयर पेरेंटिंग वो अपने बच्चे को देंगी। क्योंकि बच्चों को वो मीठी चाय अच्छी लगती है, लेकिन ज्यादा मीठी चाय हो जाए तो हम पी नहीं सकते। सो लव इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, बट ओवरडोज ऑफ लव इज नेवर गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड। बच्चे को ना की आदत ही नहीं होगी, बच्चे को रुकना ही नहीं आएगा, बच्चे को वेट करनी नहीं आएगी। तो बच्चा, आप ये सोचिए कि ऐसा बच्चा कितनी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से बड़ा होगा कि वो बच्चा रेड लाइट पे भी हॉन्क करता चला जाएगा, उसके आगे की गाड़ी ऑन नहीं हो रही है तो वो इतनी जोर से अपना हॉर्न बजाता चला जाएगा और बाहर आके निकल के उस गाड़ी वाले से झगड़ा कर लेगा, क्योंकि उसे तो इंतजार करना ही नहीं आता। उसे माँ ने कभी कहा ही नहीं कि रुको, वेट करो, मैं भी कुछ काम कर रही हूँ। माँ का पल्लू खींच के उसकी अटेंशन लेता है, माँ के हाथ को पकड़ता है, फिर माँ को दो मुक्के मारता है, अब मेरी बात नहीं सुन रहे, पहले मेरी बात सुनो, अब पापा से बात मत करो, अब दादी से बात मत करो, अब किचन में काम मत करो, पहले मेरे पास आओ। भाई शहजादा हमारा है, ये राजकुमार है आपका, बस इस राजकुमार को भी तो सारे गौहर सिखाने होंगे। ये जो पेरेंट्स डील कर रहे हैं जिस एंजाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से, ये भी उनके बचपन के ही अनुभवों का असर है उन पर। हो सकता है कुछ उन वहां से अनुभव आए हो और कुछ अनुभव वहां से नहीं भी आए, लेकिन डर है जो उन्होंने आज के माहौल से लिए। अब एक पेरेंट है, ऑफिस में बैठा है, ऑफिस में वो बात कर रहे हैं लंच टाइम पे कि भैया साइबर क्राइम्स होते हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। एक न्यूज देख ली, आजकल हमारे फोन्स में नोटिफिकेशंस भी आ जाते हैं ना, मतलब इतनी कनेक्टिविटी की हमें क्यों जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आता कि इससे हमारा आज का वो पल कितना खराब हो जाता है जब हम जान लेते हैं कि कई हजार मील दूर ये हुआ था। अब आपने वो सुना और आपने क्या सोचा, मेरा बच्चा भी घर में है, मेरे बच्चे की भी उम्र ये है, मेरे बच्चा क्या करता होगा। अभी एक न्यूज आजकल आ रही है ना, अहमदाबाद के स्कूल्स, उन्होंने बैग्स की सरप्राइज चेक किया तो उसमें से क्या क्या सामान निकला। तो मैं तो हैरान हो रही थी कि ये हैरानी की बात कहाँ है, ये तो कब से हम देख रहे हैं, वो तो रियलिटी है हमारे समाज की। लेकिन अब वो जो डर मैंने महसूस किया, मैं उस डर का क्या करता हूं। आई हैव टू लर्न टू नेगोशिएट विद माई फियर्स माई सेल्फ एज एन एडल्ट ना। कई बार हम अपने डर अपने बच्चों पे इतना रब ऑफ कर देते हैं कि उनको इतने स्ट्रिक्ट डूज एंड डोंट्स दे देते हैं, इतने सारे नोज ले आते हैं उनकी लाइफ में अचानक से कि बच्चा उन नोज को भी डील नहीं कर पाता। बच्चा आपसे लड़ता झगड़ता है, आपसे बहस करता है और आप अपने डर से डरे होते हैं। तो जरूरत है पहले एज अ पेरेंट कि आप किसी के पास जाएं और अपने डर का जिक्र उससे करें, क्योंकि वो आपकी फिक्र है। तो अपनी फिक्र का जिक्र कहीं करिए ताकि आपकी फिक्र का जिक्र होने से आपकी फिक्र कुछ कम हो जाए। बहुत ही अच्छी बात की आपने गीतांजलि मैम। और अब जाते जाते मैं चाहूंगी आप हमारे व्यूअर्स को कुछ ऐसे टिप्स दे जाएं अपने अनुभवों से, जिससे वो भी अपने बच्चों के साथ अपने रिश्ते को, अपने बॉन्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। जो कि जीवन में जितनी मीठी यादें बनेगी, वो यादें जिसमें सिर्फ प्यार नहीं है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। तो उस लड़ाई और झगड़े के बाद क्या होता है, कैसे मिलन होता है, कैसे हम सॉरी बोल लेते हैं एक दूसरे के साथ, कैसे हमने टाइम स्पेंड किया, कैसे मम्मी पापा बैठ के हमसे बातें करते थे,
कैसे हमने कुछ गेम्स खेली, वो स्नेक्स और लैडर का सांप और सीढ़ी खेलने का मजा आज भी आता है। सो बच्चों के पास जितनी मीठी यादें होंगी, जितनी फैमिली के साथ समय बिताई हुई यादें होंगी, माता पिता जितना घर में कुछ रूटीन्स और ट्रेडिशंस रखेंगे कि हर शाम को हम ये दिया जलाते हैं, हम हर संडे ऐसा करते हैं, हर जन्मदिन पे हम ऐसा करते हैं, तो फैमिली की जितनी रूटीन्स कंसिस्टेंट होंगी, ट्रेडिशंस बनती हैं, प्रैक्टिसेस बनती हैं, वो बच्चे के जीवन में ना स्टेबल एंकर्स का काम करती हैं। बच्चे उन्हीं स्टेबिलिटीज के साथ, उन्हीं एंकर्स के साथ बड़े होते चले जाते हैं और आने वाले तूफानों को झेल पाते हैं। तो जितना उनकी मेमोरी बैंक्स में आप इन्वेस्टमेंट्स डालते जाएंगे, उतना ही उनका जीवन एक सुखद जीवन होगा। दरअसल बचपन से जुड़े अनुभवों का असर हमें तब दिखता है जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बचपन को खूबसूरत बनाया जाए, जितना सुंदर हम बना सके उतना सुंदर बनाया जाए। गीतांजलि मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रोशनी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का और उम्मीद करती हूँ कि हमारे सुनने वालों को हमारी इस बातचीत से कहीं कोई फायदा मिल सके। थैंक यू। वो कहते हैं ना, बचपन एक बार मिलता है लेकिन उसकी गूंज ताउम्र सुनाई देती है। इसीलिए हम सभी को पेरेंटिंग को लेकर और ज्यादा माइंडफुल होने की जरूरत है। आज की इस चर्चा में मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को हमारे आपस की बातचीत से, हमारे अनुभवों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ये एक सफर है जिसे हमें साथ साथ मिलकर चलना है, एक दूसरे से सीखना है, समझना है और अपनी पेरेंटिंग की जर्नी को खूबसूरत बनाना है। तो हमारा आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।